हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए सभी प्रश्नों को सिर्फ आपको देखना है, स्वतः आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब होता है कला, ऑफ मतलब का, और कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। तो बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में जो है ना बातचीत करने की कला सर्वाधिक प्रचलित होती है। और यह आपके बातचीत चैप्टर से लिया गया प्रश्न है जो कि एक ललित निबंध है और वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यह प्रश्न बहुत ही MVVI है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद है 63 नंबर का प्रश्न कि सौ अजन एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजन एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 64 नंबर का प्रश्न है कि बोलने से मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है या रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? तो इसमें आप ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कैसे क्या होगा। जैसे मार्क ये भी नहीं होगा, लिन तो ये भी आया ही नहीं है, बातचीत चैप्टर में ये भी नहीं आया है, लेकिन बेन जॉनसन आया हुआ है। तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि बेन जॉनसन ने ही कहा था कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा, अर्थात उसका साक्षात्कार ही नहीं होगा। ये इसका व्याख्या भी पूछा जाता है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उनके रूपों का साक्षात्कार नहीं होता है, व्याख्या करे। तो आपको व्याख्या में लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, ऊपर में उतना लिखने के बाद किसके द्वारा लिखा गया, ये सभी लिखने के बाद लिखना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, अर्थात हमें उसके गुण दोष को जानने के लिए उसका बोलना बहुत ही जरूरी है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। यह जो कथन है वह बेन जॉनसन का है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्नी कौन है? तो जो बिस्नी है यह मानक का जो है ना माँ है। यह सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया प्रश्न है जिसमें मानक की माँ जो है ना वह बिस्नी है। यह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 66 नंबर का प्रश्न कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। ये सभी आसान ही प्रश्न है। उसके बाद पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द महीधर होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद मृग जैसे नेत्रों वालों के लिए एक शब्द क्या है? तो मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए जो एक शब्द उपयोग होता है मृगनयनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मृगनयनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न कि अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञ जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था, तो इनके नाम में भी वो नाम आ जाते हैं। तो इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। और यह रोज चैप्टर के लेखक हैं। रोज क्या है? तो यह एक कहानी है जो कि अज्ञ जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध जी का जो पूरा नाम है वह गजानन माधव मुक्ति बोध है। यह जन जन का चेहरा एक कविता के कवि हैं। उसके बाद है जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या कहलाता है वह? तो जिसका जन्म बाद में होता है तो वह छोटा ही होगा क्योंकि उसका जन्म बाद में हुआ है। तो उसके लिए हम अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी किसी का नाम भी अनुज होता है, तो इसमें हो जाएगा अनुज, सी राइट आंसर। उसके बाद है 73 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन शुद्ध है? शुद्ध शब्द चुनना है आपको कि कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध है या सही है। तो पुस्तक भी गलत है, प्रश्न भी ऐसे नहीं लिखते हैं, अनघेरा ये भी गलत है। जो स्वर्ग शब्द है यह सही शब्द है। उसके बाद निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ये भी शुद्ध शब्द का ही
प्रश्न है, तो ये शब्द भी वाल्मीकि का गलत है। उसके बाद ये भी गलत है, लेकिन जो यहाँ पर ये शब्द ये भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ना वह सी हो जाएगा, वाल्मीकि। जो है ना सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वाल्मीकि का। 75 नंबर का प्रश्न है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिससे किसी बात का न होने का बोध हो जाएगा वह निषेधवाचक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। तो प्रधानचारी ये भी नहीं होता है, प्रधानाचार्य है ये भी नहीं होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रधानाचार्य। आप बहुत बार एप्लीकेशन में इसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानाचार्य। उसके बाद है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। तो प्रिय ये भी गलत ही है, ये भी गलत है, प्रियदर्शी को आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यही शब्द जो है ना वह सही है, प्रियदर्शी। उसके बाद है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। विकल्प आप कैसे लिखते हैं, इस तरह से भी नहीं लिखते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प शुद्ध शब्द है। बाकी बात सभी गलत रूप में लिखे हुए हैं। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न है कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। तो किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। उसके बाद वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो वनचर कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। तो गुण दोष विवेचक जो है ना वह आलोचक कहलाता है, जो किसी के गुणों के बारे में भी बोलता है और उसमें जो दोष होता है उसका भी आलोचना करता है, तो वो आलोचक होते हैं। उसके बाद अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञ जी का जन्म 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये यूपी के एक लेखक थे। उसके बाद है 84 नंबर का प्रश्न कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जो जन्म है वह 1927 ईस्वी में हुआ था। ये भी यूपी में ही इनका भी जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है 85 नंबर प्रश्न कि निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन हो जाएंगे, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसी का चैप्टर है करवक। उसके बाद निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। तो राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है और उनका चैप्टर अर्धनारीश्वर है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। तो उसके नज़र में जो बालकृष्ण भट्ट थे वह भाषा के डिक्टेटर थे। मतलब उसका जो है ना बालकृष्ण भट्ट का भाषा पर जबरदस्त पकड़ था। उसके बाद निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो लोकनायक शब्द है यह जयप्रकाश नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है। बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से व्रजराज कुंवर कौन है। तो जो व्रजराज कुंवर है वह कृष्ण जी हैं। इसमें सूरदास जी लिखते हैं कि जागिए व्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। तो मतलब श्री कृष्ण को सुबह होने का जो है ना संदेश देते हुए, प्रमाण देते हुए उसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो रचना है वह सूरदास जी का है और व्रजराज कुंवर जो है श्री कृष्ण को संबोधित करता है। तो सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। उसके बाद सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हो जाएंगे। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है 91 नंबर प्रश्न की करवक में कौन बात पाई जाती है। तो जो करवक है उसमें प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। उसके नामवीर सिंह के गुरु कौन थे। तो इसमें प्रश्न है कि नामवीर सिंह का जो है ना नामवीर सिंह के गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न यहाँ पर इसका दो ऑप्शन दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वही नामवर सिंह के गुरु जी थे, लेकिन सिर्फ आपकी किताब में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिया गया है। इसका राइट आंसर ए होगा, न कि डी होगा। तो आपको राइट आंसर चुनना है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद है कामायनी जो है ना वह किसकी रचना है। तो कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद जो है यह छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावादी युग के ये कवि हैं और छायावाद के प्रवर्तक इसी को माना जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो हाल ही में हम लोग पढ़े हुए थे कि हंसते हुए अकेलापन जो है यह क्या है? तो जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, यह मल्यज के द्वारा लिखा गया एक डायरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डायरी। और मल्यज जो है वह 16 वर्ष की उम्र से ही डायरी लिखना शुरू कर दिए थे और 32 साल तक उन्होंने डायरी लिखा था। और उनके लिए जो है डायरी लिखना एक धधकते हुए जंगल के समान था, क्योंकि उसमें सत्य बातों को लिखा जाता था। इस तरह से उनका डायरी जो है ना बहुत ही अच्छा था, आकर्षक था। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पूरा अनुभव होगा, नहीं पढ़े होंगे तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो जो गद्य कविता है यह हारजीत जो है ना, यह एक गद्य कविता है जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो जो भूषण जी हैं वह वीर रस के महान कवि हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कविता में छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के शौर्य पराक्रम और वीरता के बारे में बखान किए हैं। ये वीरता को ज़्यादा प्राधान्यता देते हैं, इस कारण से यह वीर रस के कवि माने जाते हैं। उसके बाद है 97 नंबर का प्रश्न कि ओ सदा नीरा निबंध में किस नदी का आधार बनाकर लिखा गया है? किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। यह जगदीश चंद्र माथुर का ही एक रचना है, जो कि एक निबंध है। उसके बाद है कि जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो जायसी जी हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, यह भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद है संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास जी जो है यह समन्वयवादी कवि हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, समन्वयवादी। और आपका लास्ट प्रश्न है कि किस कहानी का जो नाम है, शीर्षक है, वह गैंग्रीन था? तो गैंग्रीन शीर्षक किसका था? तो रोज कहानी का था, क्योंकि गैंग्रीन एक जो है ना एक बीमारी होता है जो किसी नुकीली चीज़ या कांटे के जंग लगे हुए कांटे के चुभ जाने से हो जाता है, उसी को गैंग्रीन कहते हैं। तो पहले रोज का नाम गैंग्रीन ही था, लेकिन उसे बाद में बदलकर रोज कर दिया गया, जो कि अज्ञ जी की रचना है। तो इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट है आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा आपको मिलता रहेगा।